हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के एक चैप्टर। देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट थोड़ा अलग होता है बट सिलेबस कई सब्जेक्ट का मिलता जुलता होता है, सेम होता है। तो ये पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का एक चैप्टर है, बट हो सकता है कि दूसरा कोई जो सब्जेक्ट है, कोई दूसरा सब्जेक्ट हो तो उससे भी ये सिलेबस मैच कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन, उद्भव एवं ऐतिहासिक विकास। देखिए, आज का ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं इसका उद्भव कैसे हुआ, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और एक ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। देखो, कोई भी चीज़ होती है तो उसकी पहले उत्पत्ति होती है, मतलब जन्म होता है, फिर जन्म से उसका फिर विकास होता है और फिर वर्तमान में एक वो विकसित रूप में आता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए कि एक आम का पेड़ है, तो आखिर आम का पेड़ कैसे विकसित हुआ? नॉर्मल एक पेड़ है तो आखिर वो पेड़ कैसे विकसित हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई? तो अगर हम इसके संदर्भ में बात करें तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर पेड़ बना कैसे। भाई बहुत सारी क्रियाएं हुई, रासायनिक क्रियाएं हुई, केमिकल चेंजेस हुए, कई सारे परिवर्तन हुए, बायोलॉजिकल चेंजेस आए, जिसके कारण फिर जमीन से एक पौधा उगता है। फिर वो पौधा धीरे धीरे विकसित होते होते, ऐतिहासिक कई चरणों में विकसित होते फिर वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। तो यहाँ पर बात हुई उत्पत्ति की और विकास की, कि उत्पत्ति जन्म कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ। तो आज के इस वीडियो में हमें यही समझना है, पेड़ की जगह क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन का जन्म कैसे हुआ और आखिर ये अब एक सब्जेक्ट के रूप में किस तरह विकसित हुआ है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए दोस्तों, जो टॉपिक है ना इंटरनेशनल रिलेशन का, वो सबसे ज़्यादा इजी होता है। लाइक फॉरेन पॉलिसी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो गई। ये ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लगानी। थ्योरी वाले चैप्टर में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आप महसूस करेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको इसमें नहीं लगानी है। तो ये जो चैप्टर होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। इन्हें अगर मैं चाहूँ तो 2 वर्ड्स में, 2 लाइन में भी समझा सकता हूँ। नॉर्मली मैंने आपको 2 लाइन में समझा भी दिया कि आखिर इस चैप्टर का मतलब क्या है। बट अब हमें अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ना केवल एग्ज़ाम। अपने बहुत लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, तो उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। इसका मतलब हमें सारी बातें, अंदर की जितनी भी बातें हैं वो सारी पता होनी चाहिए। इसीलिए अब हम इस चैप्टर को बिल्कुल शुरू से, मतलब एक विस्तारित रूप से डिटेल में अब शुरू कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इस बात को सुन लेना, नहीं तो इंटरनेशनल रिलेशन की सारी वीडियोस आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। देखिए, यहाँ पर जितने भी नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ या बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आपको दिख रही हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। यहाँ पे जो वर्ड्स होंगे थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जो नोट्स हैं आपको समझ में ना आए, बिल्कुल भी समझ ना आए, बट फिर भी मैं किस लिए हूँ, तो मैं समझाने के लिए हूँ। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मैं आखिर क्या समझा रहा हूँ आपको। मैं नोट्स को रीड तो करूँगा साथ में, बट मैं आपको फिर समझाऊँगा भी। तो जो मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ आपके लिए मेन है और उस समझ के अकॉर्डिंग ही आप अपना पेपर लिख कर आएँगे। देखिए 6-6 पेज के आंसर लिखने होते हैं, 5 से कम तो लिखता ही नहीं है कोई आंसर। तो अब इतना बड़ा जो आंसर लिखना होता है तो कैसे कोई रटेगा? रटना नहीं होता यहाँ पे समझना होता है। तो मेनली जब मैं आपको समझा दूँगा तो काफ़ी बेटर तरीके से आप लिख कर आ पाएँगे। अभी बस रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो इतना फालतू नहीं हो रहा कुछ भी। हो सकता है कि अभी आप सोचें कि 4 मिनट बीत चुके हैं बट फिर भी मैंने अभी नहीं समझाया। बट ध्यान से सोचिए, जितनी भी मैंने बातें अभी 4 मिनट में बोली हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के समय काल में धीरे धीरे विकसित हुआ। जेरेमी बेंथम ने सर्वप्रथम 1780 में अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग कानून की एक शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र को समझाने के लिए किया। उसके बाद से ही यह शब्द विभिन्न राष्ट्र राज्यों के मध्य संबंधों को समझाने के लिए प्रयोग में आता रहा है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विषय के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही अकादमिक जगत में स्थापित हुआ,
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक कार्य प्रणाली के रूप में बेहद पूर्व में स्थापित ग्रीक नगर राज्यों के समय से संचालित है, जिसका प्रमाण हमें ग्रीक इतिहासकार थ्यूसिडाइडस द्वारा लिखित द हिस्ट्री ऑफ पेलोपेनेशियन वॉर में प्राप्त होता है। ग्रीक नगर राज्यों के मध्य आपसी संघर्षों को ना सुलझा पाना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी एक समस्या थी। वहीं एथेंस का स्पार्टा की तुलना में एक कमज़ोर नगर राज्य होना भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अन्य समस्या को ही दर्शाता है। देखिए दोस्तों, सिंपल है। पहले ना अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम का कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं था। अगर आप चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर आपको बहुत सारी अलग अलग बुक मिल जाएगी, अलग अलग आपको किताबें मिल जाएंगी, अलग अलग आपको ये अलग सब्जेक्ट के रूप में आज आपको ये पढ़ाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर आप कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं इसी सब्जेक्ट के, तो आप वो भी बन सकते हैं, एमए वगैरह भी कर सकते हैं, इसके ऊपर आप पीएचडी भी कर सकते हैं। मतलब किसके ऊपर? अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर। इंटरनेशनल रिलेशन आज एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है और ये एक विशेष सब्जेक्ट है जिसमें आप सिर्फ इसी में पढ़ाई कर सकते हो आगे। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अलग से नहीं पढ़ा जाता था। जैसे कि आपको याद होगा जब आप मतलब 5th क्लास तक थे तब आपने ज्योग्राफी को अलग से नहीं पढ़ा होगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पाँचवीं की क्लास तक सब एक ही बुक में पढ़ा दिया जाता है, जिसका नाम होता है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। तो जो सोशल साइंस की बुक होती है उसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटिकल साइंस हो गई और हिस्ट्री हो गई, मतलब तीनों सब्जेक्ट मिक्स होते हैं और एक बुक में हम लोग 5वीं तक पढ़ते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब इसी तरह जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध था पहले उसे भी अलग से नहीं पढ़ा जाता था। उसे भी एक जैसे कि दूसरी बुक हो गई, हिस्ट्री हो गया, उसके साथ थोड़ा सा पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। कानून से संबंधित कोई किताब हो गई, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉज होते थे थोड़े बहुत कि भाई तुम मेरे में एंटर मत करना, मेरे इलाके में मैं तुम्हारे इलाके में एंटर नहीं करूँगा, वहाँ तक मेरी बाउंड्री है। बहुत कड़े नियम तो नहीं थे बट ये थोड़े बहुत कानून हुआ करते थे। तो इसके साथ ही थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ लिया, ऐसे पहले होता था। इसका जो कुछ उदाहरण है, जैसे कि प्राचीन समय की बात करें कि आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि सर या भैया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका प्रयोग ही 19वीं शताब्दी में किया गया हो सकता है पहले ही कोई सब्जेक्ट ही ना हो। तो देखिए कुछ सबूत हैं हमारे पास जो बताते हैं कि पहले भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कुछ अध्ययन वगैरह होता था थोड़ा बहुत दूसरे सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि अब ग्रीक से हमें इसके उदाहरण मिलते हैं कि ग्रीक में एक ग्रीक इतिहासकार थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ पेलोपेनेशियन। इसी में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कुछ बातें लिखी थीं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कुछ समस्याएं भी थी, तो वो सारी बातें भी ग्रीक नगर राज्यों में दिखाई दे रही थी या इनकी बुक वगैरह में मिलती थी। तो ये नॉर्मली था, उस समय डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशन कोई शब्द वगैरह प्रयोग नहीं किया गया था। आप समझ पा रहे हैं ना कि मान लीजिए कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो काम था वो तो हो रहा था थोड़ा थोड़ा, दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटरनेशनल रिलेशन को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ा तो जाता था बट नाम नहीं था अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये था कि हाँ एक देश से दूसरे देश के रिलेशन कैसे हैं थोड़ा बहुत ये पढ़ा जा रहा था। समस्याएं देखी जा रही थी कि एक देश काफ़ी उग्र है एक राज्य, बट इसको डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशन पहले नहीं कहते थे। इसका जो ये शब्द है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये शब्द सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो 1780 में प्रयोग किया गया था जेरेमी बेंथम के द्वारा 1780 में इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो लोगों को धीरे धीरे फिर समझ में आया कि ये जो चीज़ें हैं एक देश से दूसरे देश के साथ जो संबंध होते हैं उसके लिए ये शब्द उपयुक्त है। बैरी बुजान एवं रिचर्ड लिटल यह बताते हैं कि 3500 ईसा पूर्व में सुमेरियन राज्य प्रणाली के दौरान भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का संचालन दिखाई देता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास का मूल बिंदु हम ग्रीस के नगर राज्यों की व्यवस्था में ही पाते हैं, जहां नगर राज्यों के मध्य अपनी अपनी वर्चस्वता
स्थापित करने की होड़ में संघर्ष एवं छोटे स्तर के युद्ध होते रहते हैं। अब यहाँ पे एक सुमेरियन राज्य की बात की जाती है कि वहाँ से भी थोड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संचालन के संबंध में कुछ बातें नज़र आती हैं। बट जो मूल जो बिंदु हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, तो उसको कहते हैं बैरी बुजान, कि वो हम ग्रीक से ही पाते हैं। जो ग्रीस यानी कि ग्रीक जो देश है, वहाँ पर जो नगर राज्य थे, छोटे छोटे जो स्टेट थे, सिटी स्टेट जिसे कहते हैं, तो वो आपस में लड़ना झगड़ना, आपस में कई सारी नीतियाँ फॉलो करते थे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में देखा जाता था, या जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में देखा जा सकता है। आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि वो लोग एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही अपना रहे थे, कि हमें दूसरे देशों के प्रति क्या नीतियाँ अपनानी चाहिए, कि एक दूसरे के उनके रिलेशन कैसे थे आपस में। तो ये सारी चीज़ें दर्शा रही हैं कि उस समय ग्रीक में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन होता था। इसी समय काल में भारत में भी राज्यों के मध्य संबंधों से संबंधित विचार रखे जा रहे थे, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो राज्य के बेहतर संचालन एवं अन्य राज्यों के साथ उसके व्यवहार और संबंधों पर निर्देश देता है। मगर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय की शुरुआत 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से होती है, जब कई विचारकों ने यह समझाने का प्रयास किया कि राज्य जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसके पीछे क्या कारण है, यह व्यवहार क्यों युद्धों एवं संघर्षों को जन्म देता है, और किस प्रकार से इन युद्धों को होने से रोका जा सकता है। अब ध्यान से समझिए, जिस समय ग्रीक की बात कर रहे हैं उसी समय भारत में भी हमें देखने को मिलता है कि कौटिल्य जैसे जो दार्शनिक थे, जो विचारक थे, अब उन्होंने भी अपने अर्थशास्त्र जैसे जो उन्होंने बुक लिखी थी, उसमें भी उन्होंने राज्यों के संबंधों पर बल दिया था कि एक राज्य को, एक स्टेट को, यानी कि एक छोटे से देश को दूसरे पड़ोसी देश या राज्य से कैसे संबंध रखने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अभी आप 4th सेमेस्टर में नहीं, 5th सेमेस्टर में समझेंगे, एक कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है। आपको पता है कि कौटिल्य ने अपनी बुक में, अपने अर्थशास्त्र में बहुत सारी बातें लिखी थी, जिसमें उसने मंडल सिद्धांत दिया था। मंडल सिद्धांत का मतलब था कि एक देश को दूसरे देश के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए, और वर्तमान समय में भी उसने जो सिद्धांत बताए थे वो लागू होते हैं। उसने कहा था, उसने डायरेक्ट सिद्धांत बता दिया था कि एक राज्य के साथ दूसरे के संबंध कैसे हो सकते हैं। उसने कहा, जैसे एक राज्य है, जैसे कि मान लो भारत है, मैं अपनी तरफ से उदाहरण दे रहा हूँ, भारत है, तो उसने कहा भारत की जिसके साथ बाउंड्री लगेगी ना, वो भारत का दुश्मन होगा। और भारत के दुश्मन के साथ किसी अगर तीसरे देश की बाउंड्री लगती है और वो उसकी बाउंड्री भारत के साथ टच नहीं हो रही, तो वो भारत का दोस्त होगा। मतलब समझ रहे हैं कि मान लीजिए अभी अगर हम वर्तमान नक्शे को देखते हैं, तो भारत है, पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है। तो देखिए, भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट रहता है, मतलब शत्रु है पाकिस्तान हमारा। अब पाकिस्तान के बगल में कौन है? अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान भारत का दोस्त है। इसी तरह अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें लागू हो रही हैं। देखिए, जैसे कि अभी चाइना हमारा दुश्मन है, क्योंकि उसकी बाउंड्री हमारे साथ शेयर होती है। अब जापान ले लो, जापान और चाइना में समुद्र के कारण, समुद्र वगैरह को लेकर एक तरह से उनकी बाउंड्री मिल रही है, तो वो दोनों क्या है? आपस में दुश्मन है। तो वो जापान हमारा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होगा। ये सारी बातें मंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने बताई हैं, और वो वर्तमान समय में जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत के एग्जांपल हैं। तो कब उसने बताई थी और आज भी ये चीज़ें मतलब लागू होती हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है ये। बट कोई नहीं, आते हैं टॉपिक पर। तो भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर, एक तरह से राज्यों के संबंधों को लेकर बात की जा रही थी। बट जो आधुनिक चीज़ है कि एक देश का व्यवहार कैसा होता है, एक राज्य किस सिचुएशन में क्या करता है, जो थ्योरीज वगैरह होती हैं उनके साथ अब आधुनिक युग में, आधुनिक समय में कई सारी थ्योरीज वगैरह बना दी। अब उन थ्योरी को लिंक कर दिया इंटरनेशनल रिलेशन में, डाल दिया गया। अब उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन के रूल्स वगैरह बनाए गए, कुछ नियम बना दिए गए जो फिक्स होते हैं। अब कई सारी थ्योरीज हैं, रियलिज्म की हैं, आइडियलिज्म वगैरह की है, रियलिस्टिक अप्रोच वगैरह आप सुनेंगे कभी ये वर्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सिद्धांत के रूप में जो हमें देखने को मिलती हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ प्रमुख तत्व भी आप इसे कह सकते हो। तो जो ये आधुनिक रूप में जो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ये कब विकसित हुआ? तो 20वीं शताब्दी में ही
आधुनिक समय में ही ये 20वीं शताब्दी में ही ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं ये सही रूप में विकसित हुआ, जब युद्धों को लेकर, राज्यों को लेकर कुछ सही मतलब तथ्य दिए गए कि आखिर ये किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर रखते हैं। युद्ध होता है तो एक राज्य क्या करता है, युद्ध नहीं होता तो कौन सी डिप्लोमेसी फॉलो करता है, क्या क्या करता है। तो कुछ ये सारी चीज़ें जोड़ी गई तो 20वीं शताब्दी में जाकर आधुनिक हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखने को मिलता है, एक विकसित रूप देखने को मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक विशेष चेयर की स्थापना होने से अकादमिक जगत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक विषय के रूप में स्थापित होने के लिए एक मजबूत आधार मिला। अब देखिए दोस्तों, 20वीं शताब्दी में ये विकसित हुआ पूरी तरह, मतलब अब जैसे मैंने 20वीं शताब्दी बोला तो 20वीं शताब्दी का मतलब यही नहीं कि 20वीं शताब्दी में पूरी तरह विकसित हो चुका था। 20वीं शताब्दी 100 साल का एक काल है ना, तो 20वीं शताब्दी में बात की जा रही है प्रथम विश्व युद्ध के टाइम की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था। तो फ्रेंड्स 20वीं शताब्दी में काफ़ी तरह मतलब शुरुआत से ही विकसित हो रहा था, स्पेशली विश्व युद्ध के बाद से ही काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और फिर 20वीं शताब्दी के अंत तक ये काफ़ी विकसित हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, जहाँ पर अब एक विशेष अहमियत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को दी जाती है। एक विशेष सब्जेक्ट के रूप में इसे मतलब एक इम्पॉर्टेंस दी जाती है। तो तब से ही एक एकेडमिक जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, तब से ही यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इसे एक बतौर सब्जेक्ट के रूप में अपनाना शुरू किया गया। इसके साथ ही वर्ष 1920 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चिंतन के लिए फिलिप नियोल बेकर के नाम पर एक विशेष चेयर की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों, इसे आप एक चेयर का मतलब यहाँ पर आप या तो एक सब्जेक्ट समझ लें, एक डिस्कशन समझ लें कि अब एक विशेष चेयर के रूप में स्थापना की गई, मतलब एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में स्थापना की गई, एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो ऐसे इस रूप में एक इम्पॉर्टेंस दी गई अंतर्राष्ट्रीय संबंध को। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध को इतिहास, राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय कानून शास्त्र के एक उपविषय के रूप में पढ़ा व समझा जाता था, इसलिए एक मुख्य विषय के रूप में इसका अध्ययन काफ़ी आधुनिक है। आधुनिक राष्ट्र राज्यों के मध्य अब संबंध पहले से कहीं अधिक जटिल व अंतर्निर्भर हो गए हैं, इसलिए इनके अध्ययन के लिए नए विषयों व ज्ञान शाखाओं की ज़रूरत महसूस हुई। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय उसी ज़रूरत का नतीजा है। देखिए दोस्तों, अब पहले क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को इतिहास के साथ या अंतर्राष्ट्रीय कानून या पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर पढ़ लिया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो भी बातें थी वो इतिहास या वगैरह दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़कर पढ़ ली जाती थी। तो इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक नया सब्जेक्ट है, बहुत ही मतलब तुलना करें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स वगैरह से, तो सबके मुकाबले देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन एक नया सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा आधुनिक है ये। बहुत पहले ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था, और रहा भी था तो 1940 के बाद, मतलब 1920 के बाद फिर हमने कहाँ पर देखा, ब्रिटेन वगैरह में देखा। तो खुद ही सोचो, ब्रिटेन से फिर धीरे धीरे फैलते फैलते पूरी 20वीं शताब्दी में ये विकसित हुआ, और आज 20वीं शताब्दी के बाद अगर हम 21वीं शताब्दी देखें तो ज़्यादा फर्क है नहीं। तो ये काफ़ी नया सब्जेक्ट है। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है राष्ट्र राज्य। अब ये राष्ट्र राज्य होता क्या है? देखिए दोस्तों, एक्चुअल में मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, सोच रहा हूँ अलग से एक वीडियो ले आऊँ, बट आई थिंक मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, तो मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। यहाँ पर आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा, तो ये थंबनेल वैसे 4th सेमेस्टर के लिए था, बट अभी आप इसे देख लेना। इसमें मेनली मैंने बात वही की है कि राष्ट्र राज्य का मतलब क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, प्लीज़ देख लेना, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में आप कहीं भी नहीं देखोगे देश लिखा हुआ। कंट्री जैसा शब्द इंटरनेशनल रिलेशन में आप पाओगे ही नहीं। यहाँ पे मेनली आप पाओगे नेशन स्टेट,
कंट्री का कोई शब्द ही नहीं यूज़ करा जाता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। यहाँ पर देश नहीं, राष्ट्र राज्य शब्द यूज़ किया जाता है। तो ये राष्ट्र राज्य है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेना। राष्ट्र क्या होता है, राज्य क्या होता है, दोनों शब्द जब साथ मिल जाते हैं तो इसका क्या होता है, इसको मैंने इस वीडियो में दिया है, थंबनेल दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके देख लेना। इसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा या वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा। यह विषय वर्तमान समय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच करने का प्रयास करता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संघर्ष, कूटनीति, शक्ति संघर्ष, वैश्वीकरण की प्रकृति एवं राज्यों पर पड़ रहे अनेक उसके प्रभाव, सुरक्षा संबंधी खतरे, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, तस्करी, प्रवसन यानी कि प्रवास, माइग्रेशन, निर्धनता आदि। तो देखिए दोस्तों, आज वर्तमान समय की बात करें तो इसमें कई सारे मुद्दों की जांच की जाती है, कई सारे सब्जेक्ट को, कई सारे टॉपिक को, मुद्दों को इस विषय में पढ़ा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ा जाता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस तरह से हो रहा है, अब अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कैसा है, इसको पढ़ा जाता है। अब इसमें कूटनीति को पढ़ा जाता है, शक्ति संघर्ष को पढ़ा जाता है कि शक्ति का किस तरह से, पावर का देश कैसे प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं, आतंकवाद किस तरह से विश्व के लिए खतरा है, जलवायु कैसे खतरा है, माइग्रेशन से क्या हो रहा है, क्या नकारात्मक प्रभाव है उसके, निर्धनता विश्व की कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर इसमें पढ़ा जाता है। देखिए दोस्तों, जब आप सारे चैप्टर पढ़ेंगे ना इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह के, तो ये वाली चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको। परंपरागत रूप से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के केंद्र में मुख्यतः राज्य व्यवस्था एवं व्यापक विश्व व्यवस्था से संबंधित मुद्दों और परिवर्तनों पर ही अधिकतम विचार किया गया है। अब इसका क्या मतलब है, कोई नहीं समझाऊंगा मैं। यह भी समझना आवश्यक है कि समकालीन अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत केवल राजनीतिक संबंध नहीं, अपितु मानवाधिकार, बहुराष्ट्रीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, बहुपक्षीयतावाद, पारिस्थितिकी, जेंडर, विकास, आतंकवाद आदि आयामों पर भी अपने विचारों को विस्तृत करता है। देखिए दोस्तों, अगर हम पुराने टाइम पर देखें, अब यहाँ पे देखिए नोट्स बहुत डिफिकल्ट हैं यहाँ पर, अभी जो मैंने अभी बताया। अब इसका मतलब क्या है, देखो, अगर हम पुराने टाइम पर देखें, परंपरागत रूप से देखें, परंपरागत रूप का मतलब है जैसा चला आ रहा है। तो चला क्या आ रहा है, क्या ट्रेंड रहा है, क्या परंपरागत रूप से क्या चीज़ें रही हैं, वो ये रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमेशा से स्टेट का अध्ययन किया जाता था, स्टेट के बारे में स्टडी की जाती थी। मतलब इसमें बस स्टडी किया जाता था कि स्टेट के बारे में, स्टेट का बिहेवियर कैसा होता है, एक राज्य किस टाइम पर, मतलब कोई युद्ध की सिचुएशन है तो उस टाइम पर कैसा व्यवहार करता है, क्या कूटनीति अपनाता है या अपनी सेना को बढ़ाता है। मतलब टोटली स्टेट को पढ़ा जाता था, स्टेट के बारे में मेनली अध्ययन किया जाता था सर, मतलब देश के बारे में। अब क्या होता है, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है विषय, इसमें कई सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, जैसे कि मानवाधिकार का मुद्दा, इंटरनेशनल रिलेशन, आप समझ रहे हैं। आखिर देखिए, अगर एक देश, कोई भी देश है जहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, जैसे चाइना ले लो, तो अब चाइना के साथ में मानवाधिकार का बहुत ज़्यादा उल्लंघन होता है। तो अब रिलेशन देखना, अमेरिका के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, बट उस एक रीज़न ये भी है कि दुनिया के मतलब बहुत सारे जो देश हैं, स्पेशली यूरोपियन देश हो गए, अमेरिका हो गया, इनके रिलेशन चाइना के साथ इसलिए भी नहीं अच्छे हैं क्योंकि चाइना में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। वहाँ पर जो भी चीज़ें मतलब लोगों के साथ घट रही है उसको पब्लिश नहीं किया जाता, लोगों पर इतना ज़्यादा अत्याचार होता है उसको कभी पब्लिश नहीं किया जाता। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन को तय करता है, एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो ये भी एक मुद्दा है जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय बना है। इसके साथ ही जैसे कि बहुराष्ट्रीय संस्थान, अब मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे, जैसे कि अब WHO ले लो या UN ले लो, सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है, UN की कई सारी संस्थाएं हैं, उसके कई सारी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं जो कि एक देश से दूसरे देश में मतलब अपनी मतलब एक देश से दूसरे देश में भी स्थापित हैं। कई सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कई सारे देशों में फैले हुए हैं। तो ये सारी जितनी भी WTO वगैरह हो गया, तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये भी इंटरनेशनल रिलेशन को तय करते हैं कि एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध कैसा होगा। अब WHO है, अब जो देश WHO की नीतियों को फॉलो कर रहा है उसके रिलेशन जाहिर सी बात है अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका ही तो इनडायरेक्टली WTO पर राज करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत, जो मल्टीनेशनल हैं, बहुराष्ट्रीय,
मतलब विश्व लेवल के जो संस्थाएं हैं उन वो भी एक विषय है जिसका अध्ययन अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में किया जाता है। इसके अलावा जलवायु हो गई, जो पारिस्थितिकी है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। आतंकवाद का अध्ययन किया जाता है। अब पाकिस्तान के भारत के संबंध क्यों अच्छे नहीं हैं? तो अब आतंकवाद के कारण अच्छे नहीं हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक विषय है जिसके अंतर्गत हम मुद्दा एक लेते हैं कि आतंकवाद के कारण कई देशों के संबंध खराब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आई होप सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारी सिंपल चीज़ें थी कि आखिर किस अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह से एक विषय के रूप में सामने आया। तो हमने देखा कि 1780 में पहली बार इसका शब्द का प्रयोग किया गया था। बट अगर उससे पहले देखा जाए, जब शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, तब भी ग्रीक नगर राज्यों में या भारत में जो कौटिल्य थे उन्होंने राज्यों के संबंधों के बारे में कई सारी बातें लिखी थी। और जो ग्रीक नगर राज्य थे, सिटी स्टेट थे, तो वहाँ पर भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कई सारी घटनाएं मिलती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तब भी संचालित किया जाता था। बट हकीकत ये रही कि आखिर एक सब्जेक्ट के रूप में ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही इवॉल्व हुआ। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद ही फिर ब्रिटेन में स्पेशली इसे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में सामने लाया गया और फिर ये पूरे विश्व में फैला। और आज हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इम्पॉर्टेंट विषय है, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पहले इसे दूसरे सब्जेक्ट के साथ ही मिलकर पढ़ लिया जाता था, बट अब ये अलग से एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में उभरा है जिसकी बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती है। तो आई होप दोस्तों सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो भी चीज़ें रह गई हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ऐसा है, अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ी बोरिंग हो जाती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पार्ट करके थोड़ी वीडियो को छोटा किया जाए। तो पार्ट सेकंड में हम जो भी चीज़ें लेफ्ट रह गई हैं, बच गई हैं, उनको कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ अगली वीडियो को भी आप ज़रूर देख लें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। एंड वंस अगेन थैंक यू।